नमस्कार, आप देख रहे हैं हमें छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन। बयान दिया है, पहुंचते ही बयान दिया है। महिला उत्पीड़न, शराबबंदी को लेकर सारे मुद्दों पर सरकार फेल। महिला मोर्चा ने सरकार को घेरने की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने पर बोले नितिन नवीन, मूर्ति लगाने से क्या होगा? मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा? सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने पर नवीन ने कहा कि हम भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की कल्पनाओं को वाजपेयी जी ने साकार किया। यह सिर्फ उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और जब ये बोल रहे थे तब सवाल उनसे चिन्मयानंद को लेकर भी किया जाना चाहिए था। से क्या होगा? जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनके साथ तो आप विश्वासघात कर रहे हैं, और मूर्ति किसका लगाएंगे? मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा? क्या महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? जो काम आपका है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं का आपने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जो गंगा का जल का कसम खाया था, उस शब्दों को जवाब दीजिए। मूर्ति लगाने से इन सब चीजों का सवाल का जवाब नहीं आने वाला है। ये सरकार में छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है। ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और अब रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ बीजेपी की आज एक अहम बैठक होनी है। बीजेपी के प्रभारी नितिन नवीन ये बैठक लेंगे। 2023 की तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। पहली बैठक मीडिया टीम की है, दूसरी बैठक सोशल मीडिया टीम के साथ है। इसमें चर्चा की जाएगी। शाम को प्रदेश महामंत्री और संभागीय प्रभारियों की बैठक है। महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली की तैयारियों पर भी चर्चा होनी है। आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। नितिन नवीन के तेवर वो आपने अभी सुना किस तरह के उनके तेवर हैं, और आज बैठकों के सिलसिले चलेंगे। पहले मीडिया टीम के साथ बैठक है, फिर सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक है, शाम को महामंत्री और संभागीय प्रभारियों के साथ बैठक है। महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली जो निकाली जानी है, इसकी तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। मिशन 2023 के मद्देनजर कोई मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ियावाद पर भारतीयतावाद का नाम। महतारी हुंकार रैली के जरिए महिला उत्पीड़न के मुद्दे को उठाने की कोशिश पर सवाल तो चिन्मयानंद पर भी बनता है। अगर आप भारतीयतावाद की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में चिन्मयानंद। तो रायपुर से बड़ी खबर। बीजेपी में आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम, महामंत्री, संभागीय प्रभारी, इन सभी की बैठक होनी है। महतारी हुंकार रैली बड़े आयोजन की तरह बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है। तो आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। क्या कुछ नितिन नवीन के तेवर हैं वो आपने देखे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जब उनसे बातचीत की गई, ये तमाम बातें उन्होंने कही। और अब आज बैठकों के सिलसिले। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, बयान हमने उनका सुना जिसमें उनके तेवर नजर आ रहे हैं, और आज जब वो बैठकों के सिलसिले शुरू होंगे तो वही तेवर एक टीचिंग के सेंस में सभी प्रभारियों को महसूस होंगे। देवव्रत,
जी क्योंकि अभी फिलहाल बीजेपी के पास ये देखा जा रहा है कि कुछ ही ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी यहाँ पर बीजेपी कर रही है, लेकिन शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसको इस बार एक तरह से मुद्दे के रूप में बीजेपी उठा रही है, क्योंकि धान खरीदी को अब तक के धान खरीदी से पहले सियासत होती रही है, लेकिन धान खरीदी कल से शुरू हुई और अब जो खामियां पिछली बार दिखाई दे रही थी वो खामियां इस बार दिखाई नहीं दी, लिहाजा अब मुद्दा परिवर्तन ये कहा जा सकता है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। एक बात यहाँ पर और कि अब यहाँ पर बीजेपी की महिला मोर्चा एक तरह से एक्टिव हुई है, हुंकार रैली एक तरह से निकाली जाएगी और सरकार के खिलाफ ये आंदोलन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की एक कोशिश है ये कि सरकार को कई मुद्दों पर घेरे, लेकिन फिलहाल शराबबंदी का जो मसला है इस पर बीजेपी के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं और आज बैठकों के बाद भी ये देखा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया जो है वो दिखाई दे। जी चलिए देवव्रत, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत के पीछे हलचल भी महसूस हो रही है। देवव्रत हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि रायपुर से बड़ी खबर, धान खरीदी का आज है दूसरा दिन। पहले दिन 13,396 टन धान खरीदी की गई। 775 धान खरीदी केंद्रों में ये खरीदी हुई है। इस साल 2,497 खरीदी केंद्र खोले गए हैं। 25 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया। तकरीबन 26 लाख के किसानों की संख्या है। पंजीयन कराने वालों में 2 लाख से ज्यादा नए किसान हैं। इस साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। सहयोगी देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, 26 लाख, तकरीबन 26 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। टारगेट भी ज्यादा रखा गया है, तो ये माना जाए कि अब आज जब भी ये जो दूसरा दिन है, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगी। देवव्रत, जी धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगी और एक अहम बात यहां पर ये सामने आ जाती है कि 110 लाख मीट्रिक टन का बड़ा लक्ष्य एक तरह से सरकार ने रखा है और धान खरीदी एक तरह से प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा उत्सव होता है। तब निश्चित तौर पर यहां पर सरकार को चाहिए कि माकूल व्यवस्था रहे, क्योंकि पहला दिन धान खरीदी का रहा है। पहले दिन कम ही किसान जो है वो धान खरीदी केंद्रों तक के पहुंचे और आज दूसरा दिन है। फिलहाल जो रफ्तार है वो धीमी है एक तरह से धान खरीदी की, लेकिन इसके बावजूद सरकार एक तरह से दावा कर रही है, अपनी तैयारियों पर भरोसा एक तरह से यहां पर जताया जा रहा है सरकार के द्वारा। अभी मैं एक तरह से कोशिश करूंगा कि प्रदेश के खाद्य मंत्री से भी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि फिलहाल मैं खाद्य मंत्री के ही बंगले पर पहुंचा हुआ हूं, उनसे भी कोशिश करता हूं। आज धान खरीदी का दूसरा दिन, पहले दिन का क्या रिस्पांस रहा और जो दावे किए गए थे आपके द्वारा कि भाई इस बार कोई दिक्कतें नहीं होंगी, तो क्या लगा कि किसी तरह की कोई शिकायत मिली? इस बार धान खरीदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तैयारी पूरी कर ली गई है। कल शुभारंभ भी हो गया है। हम मंदिर हसौद के एक खरीदी केंद्र में हम भी गए थे और धान आ रही है, उसको तौलाई और खरीदी जारी है। कल भी लगभग मेरे ख्याल से 10,000 13,000 कुछ, हाँ, हमारे पास जब तक जानकारी आया था 10 साढ़े 10,000 मीट्रिक टन आ चुका था। तो अभी तो ओपनिंग है और अभी पूरी तरह से फसल कटाई भी नहीं हुई है और मिसाई भी नहीं हुई है। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अच्छा, ये पिछली बार से हर साल लक्ष्य बढ़ा है आपका, इस बार तो बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है 110 लाख मीट्रिक टन का। लगता नहीं चुनौतियां बढ़ गई हैं और साथ ही विपक्ष की निगाहें भी पूरी तरह से इस धान खरीदी की प्रक्रिया पर है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है चुनाव से ठीक पहले। देखिए, अब छत्तीसगढ़ 22 साल का नौजवान हो गया है। जिस समय पिछले 15 साल में आप देखेंगे तो कभी 50 लाख मीट्रिक टन, कभी 52 लाख, 55 लाख, 58 लाख, कभी 70 लाख मीट्रिक टन से ये ऊपर नहीं खरीद पाए। हमारा जो ओपनिंग हुआ है, पहले साल 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 92 लाख मीट्रिक टन और जो पिछले साल जो है, पिछले सीजन में हमने खरीदा था 98 लाख मीट्रिक टन। इस साल हम जो हमारी जो तैयारी हो 110 लाख मीट्रिक टन। तो कहाँ से चले और हम कहाँ पहुंच गए, देखो कहाँ से चले कहाँ पहुंच गए। लेकिन सियासत तो धान खरीदी से पहले ही शुरू हो गई, जिसको लेकर के बयान देखो किसानों में तो खुशी है, बाकी लोगों में बेचैनी है
कि दिक्कत क्यों नहीं आ रहा है। तो दिक्कत भूपेश बघेल जी के रहते, माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते कैसे दिक्कत आएगा। वो खुद एक किसान है और किसानों के प्रति उनका कमिटमेंट एकदम पूरा हो रहा है। तो आपने सुना प्रदेश के खाद्य मंत्री का ये कहना है कि किसानों के प्रति कमिटमेंट एक तरह से है और दावा ये कर रहे हैं कि अब तक तो दिक्कतें नहीं आई, टोकन भी किसानों को दिए गया और अब धान खरीदी भी एक तरह से शुरू हो गई है और दावा ये भी है कि आने वाले दिनों में जब धान खरीदी रफ्तार पकड़ेगी तब भी किसानों को किसी भी तरह के कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब राज्योत्सव से मिल रही है बड़ी खबर, वो आपको बता दें। राज्योत्सव लगातार जारी है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव भी चल रहा है और आज है इसका दूसरा दिन। आज भी आदिवासी नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुति होगी। कलाकारों से साइंस कॉलेज ग्राउंड का मंच सजा हुआ है। देश विदेश से जनजातीय समुदाय पहुंचे हुए हैं इस नृत्य महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए। आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति होगी, रंगारंग प्रस्तुति। देश विदेश की आदिवासी संस्कृति की झलक एक जगह एक मंच पर सिमट आई है। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भी है, विदेशी कलाकारों का प्रदर्शन भी है। आकर्षण का केंद्र राज्योत्सव के जो स्टॉल हैं वो आम जनता के लिए लगातार खुले हुए हैं। तो ये अलग अलग राज्यों से आई टीम, जहां के कलाकार पहुंचे हुए हैं। अलग अलग राज्यों की टीम, विदेशों से भी टीम आई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ की टीम, इनकी अपनी अपनी प्रस्तुतियां, अलग अलग तस्वीरें। तो इन तस्वीरों के जरिए राज्योत्सव के रंग एक स्क्रीन पर आपके सामने, देश विदेश की आदिवासी संस्कृति की झलक एक जगह पर एक मंच के जरिए दिखाने की कोशिश। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, इन तमाम राज्यों की टीम, केरल, लक्षद्वीप, और सभी अपने अपने पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की विविधता को अगर महसूस करना हो तो छत्तीसगढ़ में आयोजित इस नृत्य महोत्सव की एक एक तस्वीर पर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए नजर बनाए रखिए। साइंस कॉलेज ग्राउंड का ये मंच है जहां पर अलग अलग राज्यों से आई टीम अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रही हैं। विदेशों से भी टीम आई है। विदेशों की जो टीम है इसमें इंडोनेशिया की टीम है, न्यूजीलैंड से, मंगोलिया से, मोजाम्बिक से, अलग अलग जगहों से आदिवासी समूह अपनी अपनी संस्कृतियों को लेकर पहुंचे हुए हैं। रूस, रवांडा, सर्बिया और टोंगो की यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर। तो देशी विदेशी कलाकार एक जगह, देश प्रदेश की सरहदों से परे आदिवासी संस्कृति, और अब बीजापुर से बड़ी खबर। बीजापुर के दौरे पर है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। मरकाम के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नेमेड से बीजापुर तक बाइक रैली और यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत भी करेगी। नेल्सनार से विधायक विक्रम मंडावी भी इस बाइक रैली में जुड़ेंगे, स्वागत समारोह में जुड़ेंगे। खबर रायपुर से, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिर हो सकती है हल्की बारिश। तापमान में तब्दीली भी आ सकती है। उत्तर से ठंडी हवाओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आ रही है। पेंड्रा रोड और अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है।
और अब खबर धमतरी से। जिले के सीमावर्ती गांव में हाथियों की मौजूदगी सामने आई है। गरियाबंद से सटे गांव में 32 हाथियों का एक झुंड है। लगातार ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनकी मौजूदगी से जो ग्रामीण है वो दहशत में है। भैंसा मुड़ा के आसपास दर्जन भर गांव में अलर्ट भी जारी किया गया है इसके मद्देनजर। और धमतरी के सीमावर्ती गांव में हाथियों की मौजूदगी और लोगों के लिए ये परेशानी का सबब, धान की फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर। राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचाया है। करीब पहाड़ी कोरवा जो होते हैं इनके 5 घरों को इन्होंने तोड़ दिया है। अब जो डिग्डी सेवारी के गांव वाले हैं वो रत जगह कर रहे हैं इस मौसम में। 40 हाथियों का झुंड जो है वो इलाके में मौजूद है। वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है। हाथियों को खदेड़ने की कोशिश लगा रही है। हाथियों का झुंड, जो 40 हाथियों का झुंड, थोड़ी शब्दों में इधर उधर फिसलन हो जाती कभी कभी। तो हाथियों का झुंड लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथी उत्पात मचा रहे हैं। कवर्धा में भी हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। एक मकान को इन्होंने क्षतिग्रस्त किया है, फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक और जो चिंता की बात कि लोग इन हाथियों के पास जा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर वीडियो बना रहे हैं। हादसों से सबक नहीं सीख रहे ग्रामीण। एक महत्वपूर्ण बात कि हाथी भारी भरकम होता है, वो दौड़ नहीं सकता। इस मुगालते में, इस गलतफहमियों में ना रहे। कुछ दिनों पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, सड़क पर हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट से हाथी को गुस्सा आ गया और हेडलाइट उस कार के पीछे लग गया। कार सवार को उल्टा अपनी गाड़ी चलानी पड़ी। तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाथी दौड़ सकता है। हाथी की होशियारी का कोई सानी नहीं है, इसीलिए यह हरकत कतई ना करें। खबर मुंगेली से लाखों की सागौन की लकड़ी जब्त की गई है। 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। पिकअप वाहन के जरिए यह तस्करी हो रही थी। इस वाहन को भी जब्त कर दिया गया है। लोरमी पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। और अब बड़ी खबर गरियाबंद से। फरार शिकारी गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 महीने से इसकी तलाश की जा रही थी। जंगली जानवरों के शिकार का इस पर आरोप है। आरोपी के घर से वन्य जीवों के अंग बरामद हुए थे। 5 महीने पहले पुलिस ने अंग बरामद किए थे। इसमें नाखून थे, सींग थे। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के इंदा गांव का यह पूरा मामला है। आखिरकार यह आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। खबर पेंड्रा से। अरपा भूमि से बेजा कब्जा हटाया जाएगा। अरपा भूमि से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अरपा नदी है, अरपा पैरी के धार। न्याय मित्रों और अरपा विकास प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया। अरपा नदी के उद्गम स्थल को संरक्षित किया जाएगा। 26 नवंबर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। न्याय मित्र और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने न्याय मित्र नियुक्त किए हैं। जज वो नाम जिसे सुनते ही अच्छे अच्छे बदमाश खौफ खा जाएं। डकैत हो, हत्यारा हो, चोर हो, दुष्कर्मी हो, इन्हें सलाखों के पीछे भेजकर इनके किए की सजा सुनाने का काम जज करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल के जज को एक बदमाश ने न केवल धमकी भरा पत्र भेज दिया, बल्कि 50 करोड़ की फिरौती भी मांग ली। जज को धमकी, जज से मांगी फिरौती, 50 करोड़ की फिरौती के लिए भेजा खत। जी हां, ये सारी बातें जब पुलिस तक पहुंची तो उसके भी कान खड़े हो गए। मामला उत्तराखंड के नैनीताल के एक जज से जुड़ा है, जिन्हें धमकी भरा खत भेजकर 50 करोड़ की फिरौती मांगी गई।
वहीं इस मामले में खास बात यह है कि न्यायाधीश से फिरौती मांगने वाले खत के तार छत्तीसगढ़ की न्यायाधानी यानी बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। दरअसल ये खत पोस्ट के जरिए भेजा गया। जब इसकी पड़ताल नैनीताल की मल्लीताल पुलिस ने की तो पता चला कि ये लेटर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आया था, जिसके बाद नैनीताल पुलिस ने बिलासपुर के मुख्य पोस्ट ऑफिस जाकर जांच शुरू की और मौके का नक्शा पंचनामा तैयार किया। इस जांच के दौरान पुलिस को एक शख्स के बारे में पता चला जिसका नाम है पुष्पेंद्र चौहान। पुष्पेंद्र चौहान बिलासपुर की सेंट्रल जेल में बंद है और ये कुख्यात डकैत भी रह चुका है। पुलिस को यह पता चला है कि ये पुष्पेंद्र चौहान इसके पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जान से मारने की धमकी देते हुए 50 करोड़ की फिरौती मांग चुका है। इतना ही नहीं, उड़ीसा के सीएम को भी ये धमकी भरा खत भेज चुका है। लिहाजा पुलिस सीधे सेंट्रल जेल उससे पूछताछ करने पहुंची थी। हालांकि नैनीताल पुलिस को जो धमकी भरा लेटर मिला है उसमें भेजने वाले का नाम आईजूनार लिखा है, लेकिन गहनता से पड़ताल हुई तो पता चला कि इस लेटर में लिखे गए शब्द पहले पुष्पेंद्र चौहान की तरफ से भेजे गए खत से मेल खाते हैं। लिहाजा नैनीताल पुलिस ने उससे पूछताछ की। हालांकि सिविल लाइन थाना टीआई के मुताबिक पुष्पेंद्र चौहान नाम का ये कैदी मानसिक रूप से बीमार है, जो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। थाने में कल नैनीताल पुलिस उत्तराखंड से आई थी अपने आने की सूचना देने के लिए। वो औपचारिकता होती है और उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि यहाँ सेंट्रल जेल बिलासपुर के किसी कैदी के द्वारा डाक से एक धमकी भरा पत्र जो है वो नैनीताल में किसी को भेजा गया था, जिस पर वहाँ पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज है। उसको वेरीफाई करने के लिए और वहाँ के आरोपी कैदी के बारे में जानकारी के लिए वो यहाँ आए थे। उनको जेल पहुँचाया गया। वहाँ पर केंद्रीय जेल में जाकर उनके द्वारा जो भी औपचारिकता था, वो जो पत्र वगैरह वो लोग लेकर आए थे, वो सब उन्होंने वैधानिक पुष्टि की है। और पुष्टि करने के बाद जिस कैदी के द्वारा ये किया गया था उससे उनकी मुलाकात भी हुई है और वो उससे बात करके उसकी पुष्टि भी कर चुके हैं। ये जानकारी मिला है कि जिस कैदी के द्वारा ये किया गया है वो थोड़ा सा मानसिक रूप से इम्बैलेंस व्यक्ति है और वो थोड़ा साइको टाइप का व्यक्ति है। इसके पहले भी कई लोगों को कई धमकी भरा पत्र इस तरह से भेज चुका है। तो इस पर वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। आगे भी इस पर निगाह रखी जाती है। हालांकि भले पुलिस अधिकारी इस कैदी को मानसिक बीमार बता रहे हों, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये शख्स जेल में रहते हुए फिरौती की चिट्ठी लिखता रहा और जेल प्रबंधन ने उसकी जांच तक नहीं की, क्योंकि पहले भी 2 बार ये ऐसी हरकत को अंजाम दे चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। तो जी हां, एक बार फिर है हम नंबर 1। आंकड़ों की दहाड़ है जारी, बादशाहत सिर्फ हमारी। 31.2% मार्केट शेयर के साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर बना है नंबर 1। दर्शकों के प्यार के लिए बहुत शुक्रिया।